स्वागत है आप सभी का इस लेक्चर में विच इज़ पार्ट 2 ऑफ म्यूचुअल फंड्स। इसमें हम समझेंगे बाकी का पार्ट जो हमने पहले वीडियो में नहीं समझा था। सिंपल नाउ अभी हमने देखा है एसआईपी एक टॉपिक है। एसआईपी क्या होता है ये हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी कुछ नोट डाउन करके रखा है आपके लिए। लेट्स सी, ये मैं जूम करता हूँ एंड लेट्स सी। देखिए एबीसी म्यूचुअल फंड है एक, उसका कोई तो भी एक लार्ज कैप स्कीम है। लार्ज कैप फंड है, एबीसी म्यूचुअल फंड है, उसने अलग अलग स्कीम्स निकाले, उसमें से एक लार्ज कैप फंड है। मेरे पास कुछ पैसा पड़ा है, 1 लाख रुपए मेरे पास है, मुझे वो इन्वेस्ट करना है। मैंने 1 लाख पूरा डाल लिया स्कीम में, उसको हम बोलेंगे लमसम। क्या बोलेंगे उसको हम? लमसम इन्वेस्टमेंट या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट। बट ना मेरे पास सुनो, मुझे ना सैलरी मिलती है। चलो मान लो मैं महीने का ना 5,000 कमाता हूँ, उस 5,000 में से ना मुझे 500 हर महीने इन्वेस्ट करना है। मैं कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ। उसको हम बोलेंगे एसआईपी। क्या बोलेंगे? एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक है, एक क्या बोलते हैं ना, एक फिक्स टर्म में पीरियोडिक बेसिस पे फिक्स्ड अमाउंट मेरा इन्वेस्ट होता जा रहा है। इट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ओके, तो इसका हम डिफिनेशन क्या खुद का बना सकते हैं, मॉड्यूल में भी लिखा है बट हम अपने एंड से लिख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑन पीरियोडिक बेसिस। फिक्स्ड अमाउंट का इन्वेस्टमेंट हो रहा है मेरा 500 500 500 ऑन अ पीरियोडिक बेसिस। अब वो मंथली हो सकता है, हर महीने में जा रहा है मेरा, हर वीक में जा रहा है, डेली कट रहा है पैसा, फोर्टनाइटली कट रहा है, फोर्टनाइटली एज इन हर 15 दिन में कट रहा है, ऐसा हो सकता है। ओके, सिंपल। अब इसमें कुछ और चीज़ें मैं एडिशनली बताना चाहता हूँ जो कि मॉड्यूल में नहीं है। देखो, जब आप एक एसआईपी करते हो, जैसे आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रो, उसमें जाओ, आप जब इन्वेस्ट करने जाओगे आपको ये ऑप्शन दिखेंगे, लमसम अमाउंट और एसआईपी अमाउंट, या फिर वन टाइम अमाउंट और एसआईपी अमाउंट, ऐसा लिख के आएगा। आप जब इन्वेस्ट करोगे तब आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि सुनो सर, मेरा एसआईपी चल रहा है, मैं ना, मेरा एसआईपी ना ये महीने में मेरे बैंक अकाउंट में पैसा ही नहीं, अगर एसआईपी कटा तो मेरे पे पेनल्टी लगेगी क्या? नहीं लगेगी। अगर मेरा एसआईपी एक बार डिडक्ट नहीं हुआ तो मेरा एसआईपी कैंसिल हो जाएगा क्या? नहीं। देखो, म्यूचुअल फंड के भी कुछ रूल्स है जो कि सभी ने बताया कि देखो, 3 इंस्टॉलमेंट अगर मेरे कटे नहीं तो ही मेरा एसआईपी कैंसिल होगा, और आपका कुछ नुकसान नहीं हो, कैंसिल भी हो गया तो इट डजेंट मेक अ मच डिफरेंस। ओके, आप फिर से शुरू कर सकते हो। देखिए, और सिस्टमैटिक प्लान जैसा मैंने एक पढ़ा है, इन्होंने आई होप कि तीनों दिए होते, बट सिस्टमैटिक ट्रांजेक्शन 3 तरीके के होते हैं। एक एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो अभी हमने समझा। सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान, इसमें क्या होता है, मैं एकदम शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ। इसमें क्या होता है, मैंने 1 लाख रुपए डाला है, वो पैसा इन्वेस्टेड है, उस पर रिटर्न्स आ रहा है, उसमें से एक मुझे क्या होगा, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा वापस आएगा। 1 लाख डाला है, अब मुझे हर महीने 1,000 रुपये वापस आते रहेंगे, 1,000 रुपये मुझे म्यूचुअल फंड बेचता रहेगा। सर क्या बकवास चीज़ है, ऐसा क्यों? अरे मेरे पास बहुत सारा पैसा पड़ा था, मुझे उतना अभी रिक्वायर्ड नहीं है, मुझे हर महीने ना सिर्फ 1,000 रुपये चाहिए, बाकी पैसा इन्वेस्टेड रहने दो। तो उस इन्वेस्टेड पैसे में से 1,000 आता रहेगा। सिंपल, लॉन्ग टर्म में अच्छी चीज़ है। अगर आपके पास ऐसा बड़ा पड़ा हुआ पैसा है तो इन्वेस्ट भी होगा और आपको मंथली इनकम भी मिलती रहेगी। और एक होता है सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। अब देखो, मैंने ना लार्ज कैप फंड में डाला हुआ पैसा है, अभी क्या लार्ज कैप फंड में डाला हुआ है, ये मेरा ऐसा प्लान है कि मैं 5 साल तक, 5 ईयर्स तक लार्ज कैप फंड में एसआईपी करता रहूँ और 5 साल के बाद में थोड़ा थोड़ा, मेरा 5 साल के बाद में, लेट से 5 साल हो गए, मेरा उसमें ना 10 लाख रुपए जमा हो गया मेरे फंड में। अब मुझे चाहिए, लार्ज कैप ना रिस्की है, मुझे ना कोई तो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी के इसमें डालना है, तो मैं ना मनी मार्केट फंड में डाल देता हूँ। लेट से मनी मार्केट थोड़ा सेफ रहेगा, ये मैं सोच रहा हूँ, और मैं मनी मार्केट फंड में पैसा डाल रहा हूँ। 5 साल के बाद में, फ्रॉम 6th ईयर ऑनवर्ड्स, मेरे 10 लाख में से हर महीने मंथली मुझे इसमें से चाहिए कि 10,000 रुपये महीने के ट्रांसफ़र होते हैं, ताकि मेरे बाकी बचे हुए पैसे पे लार्ज कैप का बेनिफिट और थोड़ा थोड़ा जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसमें मनी मार्केट की सिक्योरिटी मुझे मिले। सो द सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान, मेरा पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है। ओके, ये स्कीम से दूसरी स्कीम में, समझे? सिंपल, ये मॉड्यूल का नहीं है बट आपके जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया है। ओके, एसआईपी स्किप। अभी इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, ये भी हम बता सकते हैं, ये ऊपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हो, बट अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर वेरी क्लियर ऑन इट। ओके,
इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, तो हम इधर आके पढ़ते। देखिए ये वाला ध्यान दीजिए, रिटर्न्स हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन परसेंटेज, रिटर्न्स इन कितना है हमारा परसेंटेज में, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको 8% रिटर्न मिलेगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न है ये, क्या है एक्सपेक्टेड, कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारा 8% है, हमको लग रहा है 8% आएगा। और ये क्या है, मैं 25 साल तक पैसा डालूंगा, कितना 1000 रुपये महीने का, हर महीने में मैं हजार रुपये करता डालूंगा 25 साल तक। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 25 साल तक मुझे 8% हर साल का एनुअल रिटर्न मिलेगा। ओके, हर साल मुझे एनुअल रिटर्न 8% का मिलेगा 25 साल तक। तो अगर मैं 25 साल तक पैसा डाल रहा हूँ, तो 25 साल तक अगर मैं पैसा डालूंगा तो मंथली इंस्टॉलमेंट में हर साल मैं 12 बार 1000 रुपये डाल रहा हूँ, तो मुझे मंथली कितने बार मैं पैसा डालूंगा 25 साल में, तो 300 बार में, मतलब 300 महीने तक मैं हजार करूँगा। 25 साल यानी 300 महीने, बस ओनली 300 मंथ्स। तो मेरा ना 25 साल बाद पैसा कितना होगा, देखिए फॉर्मूला क्या है, C5 इंटू C6, ये क्या है 1000 इंटू 300। तो मेरा ना कितना पैसा बन रहा है 25 साल बाद। सिर्फ मैं अपना इन्वेस्टेड अमाउंट देखूंगा, मैंने कितना म्यूचुअल फंड को दिया है, तो 3 लाख रुपए दिया है मैंने। अब मेरा 25 साल के बाद में अगर मेरे 3 लाख पे ये मुझे 8% मिलता है, तो पैसा कितना बनेगा मेरा, 9,57,000। ठीक है, ऑलमोस्ट 3 टाइम, सिर्फ 8% से 25 साल बाद मेरे 3 लाख का 9 लाख हो गया है। एक कॉम्प्लिकेटेड सा कुछ फॉर्मूला है, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 8% आप डायरेक्टली, सिर्फ आप ये नहीं बोल सकते मेरे 3 लाख पे ना, देखो मेरे 3 लाख पे अगर मैं प्लस करूँगा 8%, 8 इधर क्या परसेंटेज, ये क्या दिक्कत दे रहा है, प्लस 8, ये कुछ ऐसा नॉर्मल सा अमाउंट आएगा, उसको इग्नोर करो, थोड़ा सा फॉर्मूला में दिक्कत हो रही है। बट 3 लाख पे अगर मैं सिर्फ अपना 8% एक्सपेक्ट करूँगा, मैं 3 लाख इन्वेस्ट करके मुझे सिर्फ 8% अगर एडिशनली मिल रहा है, तो क्या ही फ़ायदा है यार उस चीज़ का। सोचो ना, अरे फ़ायदा सोचो, आपका पैसा आपको 25 साल तक 8% आपके सारे पैसे पे मिलेगा। तो आपका रिटर्न सिंपल रिटर्न नहीं है, आपका CAGR है, कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट। क्या बोला मैंने अभी, जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म है आप इग्नोर कर सकते हो, बट जिसको अगर इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन है तो दे विल अंडरस्टैंड, आप स्किप कर सकते हो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेट्स गो टू NAV। NAV क्या होता है, NAV क्या होता है, NAV होता है, देखो जब मैं म्यूचुअल फंड को पैसा दूंगा, म्यूचुअल फंड मुझे यूनिट्स देगा, बराबर। अब उस यूनिट्स की कुछ तो प्राइस होगी, जिस मतलब यूनिट्स की कुछ तो प्राइस होगी, उसके बेसिस पे पता चलेगा मुझे कितने यूनिट्स मिलेंगे। अगर मान लो NAV चल रहा है 100 रुपये, 100 रुपये NAV चल रहा है, और मैंने 1000 रुपये दिए आपको इन्वेस्ट करने को, तो मुझे यूनिट्स कितने मिलेंगे, 10 यूनिट्स। 100 इंटू 10 1000, 10 यूनिट्स मिलेंगे। तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये NAV कैसे कैलकुलेट करेंगे, NAV कैलकुलेट करेंगे मार्केट वैल्यूज ऑफ सिक्योरिटीज इन स्कीम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। ओके, ऐसे कैलकुलेट होता है। अभी ये क्या है मैं समझाता हूँ आपको। एक म्यूचुअल फंड पैसा डाल रहा है शेयर्स में, बराबर, हमसे पैसा लेकर सिक्योरिटीज़ में डाल रहा है, सिक्योरिटीज़ का प्राइस फ्लक्चुएट होता है, तो इन टर्न म्यूचुअल फंड को अपने NAV का प्राइस, यूनिट्स का प्राइस चेंज करना पड़ता है। सही है, यूनिट्स का प्राइस है नहीं NAV। अभी हमारा स्कीम में कितना जितना पैसा डाला है सब, उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट से। मेरी स्कीम ने, म्यूचुअल फंड ने जितना, मान लो उसके पास 1000 रुपये आया था, 1000 रुपये शेयर्स में डाला है, और टोटल उसके पास है 10 यूनिट्स, तो 1000 डिवाइड बाय 10 इज़ मेरा NAV। सिंपल। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि इट इज़ मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय स्कीम। सिंपल वर्ड्स में NAV ऑफ स्कीम इज मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। अब इसका एक फन फैक्ट सुनो, ये जो इन्होंने दिया है उसके अलावा मैं बताता हूँ।
कि शेयर्स मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड अपना प्राइस चेंज करते हैं, बट यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड का जो प्राइस होता है वो ऐसा सेकंड सेकंड पे, मिनट मिनट पे चेंज नहीं होता, वो दिन में सिर्फ एक बार होता है, दिन में सिर्फ एक बार चेंज होता है। और अभी सुनो, इसमें ना इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है। क्या दिया है एग्जाम्पल? देखो, मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ म्यूचुअल फंड इज 200 लाख, यानी 2 करोड़, 2 करोड़ है। और म्यूचुअल फंड के यूनिट्स है 10 लाख, 10 लाख यूनिट्स। अभी अगर हम 2 करोड़ को 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो क्या बोल रहा है, हमारा 20 रुपये का NAV बन के आ रहा है, 20 रुपये का NAV बन के आ रहा है। एक यूनिट की प्राइस 2 करोड़ को 10 लाख से डिवाइड करोगे तो 20 इतना आएगा। तो 2 करोड़ हमारे पास रुपए है, मतलब मार्केट वैल्यू है हमारी सिक्योरिटीज की, उसको मैंने डिवाइड किया है, टोटल मेरे पास यूनिट्स कितने हैं। शेयर का प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हो? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स, मार्केट वैल्यू, मार्केट कैपिटल ऑफ कंपनी डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, आपकी आ जाती है शेयर की वैल्यू। सेम म्यूचुअल फंड का, कि उसके यूनिट्स की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे डिवाइडेड बाय यूनिट्स की मार्केट वैल्यू, जो सिक्योरिटी की मार्केट वैल्यू की जो इन्वेस्ट करके रखता है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स, सिंपल। ओके, इन्होंने यहाँ पे एक फॉर्मूला भी देखे रखा है, नेट एसेट्स ऑफ स्कीम डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। देखो, ये वाला जो टॉपिक है इसको मैं थियरी बेसिस पे आपको अभी समझा सकता हूँ। इफ़ यू वांट कि मैं इस पे वीडियो बनाऊँ एक्सप्लेन करके कि NAV कैलकुलेट कैसे होता है, you have to comment down and tell me कि this is required and I will make a part 3 of this video which will include how to calculate NAV. अभी के लिए I'll tell just, okay? NAV कैलकुलेट कैसे होता है? नेट एसेट ऑफ स्कीम डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट, जो हमने बात किया। अब नेट एसेट क्या होगा कि हमारे पास क्या पैसा है और क्या आने वाला है, उसमें से हम माइनस करेंगे हमारे पास क्या पैसा जाने वाला है। अभी हमारी मार्केट वैल्यू, हमको कुछ पैसा आएगा, हमारी कुछ अक्रूड इनकम होगी, कुछ असेट होंगे, वो हम ऐड करेंगे और माइनस करेंगे हमारा कुछ खर्चा पानी देना बाकी है, हमारा कुछ लाइबिलिटी है, दैट इज मनी गोइंग, मनी कमिंग और मनी हैविंग माइनस मनी गोइंग, सिंपल। अब देखो, मैं आपको और चीज़ें समझाना चाहता हूँ कि आपका NAV कितना मिलेगा आपको, उसका ना कट ऑफ टाइमिंग होता है। देखो, मैंने बोला ना, जैसा शेयर, अगर मैं सुबह मेरे शेयर का प्राइस 100 रुपये चल रहा था, दोपहर में 200 रुपये चल रहा है, लेट्स से 200 रुपये बहुत बड़ा होता है अगेन, बट लेट्स से 100 रुपये चल रहा था, 200 रुपये दोपहर में चल रहा है। तो जब मैं शेयर्स खरीदूंगा सुबह तो मुझे ज़्यादा शेयर्स मिलेंगे सेम प्राइस पे। 1000 रुपये में 100 शेयर्स खरीदूंगा तो मुझे 10 शेयर्स मिलेंगे। और दोपहर में मैं 1000 रुपये में अगर शेयर्स खरीदना चाहता हूँ तो कितने मिलेंगे मुझे? सिर्फ 5 शेयर्स मिलेंगे। सेम NAV, आपका NAV कौन से टाइम का लगाना है वो भी देखना पड़ेगा। तो कैसे देखेंगे आप? अभी एक सैम्पल से समझो। अगर मुझे 100 रुपये इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में और मेरे पास 2 NAV, 110 और 100 रुपये और 110 रुपये, ये मैं कैसे डिटरमाइन करूँगा कि एज ए म्यूचुअल फंड आपको कितने यूनिट्स मिलने चाहिए? कट ऑफ टाइमिंग के हिसाब से। ये टाइम के पहले मुझे पैसा आया तो मैं आपको ये NAV दूंगा, ये टाइम के बाद में आया तो ये NAV दूंगा। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, एक ही मिनट। अगर मेरा 100 रुपये का NAV लगता है तो क्या होगा? इसको क्या हो गया है, इक्वल्स टू, मैं करूँगा 1000। यहाँ पे तो मैं कैलकुलेट नहीं करता हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, आपको 10 यूनिट्स मिलेंगे। बट ये जो केस है आपका, इसमें आपको मिलेगा 110 डिवाइड बाय, इधर से इक्वल्स टू मैं हटा देता हूँ और मैं इधर इसका इक्वल्स टू ऐड करता हूँ, आपको मिलेगा 9.09। तो आपको ज़्यादा NAV पे अगर बाय करोगे तो कम यूनिट्स मिलेंगे। सिंपल, समझे? सेम शेयर्स का लॉजिक है। उधर इन्होंने जो टेबल दिया था उसको मैंने चेंज किया और उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाली है। देखो, कट ऑफ टाइमिंग 2 हिसाब से लगेगा। आपको कितना NAV मिलेगा उसका टाइमिंग 2 हिसाब से होगा। आप डिपेंड करता है आप
कौन से फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर लिक्विड ओवरनाइट है इसका थोड़ा सा टाइम अलग है, और इसके अलावा कोई भी स्कीम में करोगे तो उसका सेम टाइम है। 3 बजे का कट ऑफ है। 3 बजे से पहले अगर करते हो तो आपको जिस दिन में इन्वेस्ट कर रहे हो उस दिन का NAV मिलेगा। अगर 3 बजे के बाद कर रहे हो तो आपको मिलेगा नेक्स्ट डे का NAV। ओके, ये सब हटा देता हूँ ये मैं ऐसे लिखता हूँ सेम डे NAV और नेक्स्ट डे NAV, सेम डे NAV और नेक्स्ट डे NAV। अगर आप लिक्विड ओवरनाइट में देखोगे, अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो, सब्सक्राइब मतलब परचेज, अगर मैं परचेज कर रहा हूँ तो 1:30 बजे के पहले अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो मुझे आज का NAV मिलेगा। 1:30 बजे के बाद करूँगा तो मुझे कल का NAV मिलेगा। रिडेम्पशन यानी मुझे बेचना है, मेरे पास हज़ार रुपए के यूनिट्स पड़े, मुझे बेचने हैं, तो मुझे NAV क्या मिलेगा। अगर NAV मुझे बेचते वक्त NAV ज़्यादा मिला या कम मिला, मुझे क्या प्राइस चाहिए, ज़्यादा चाहिए ना, कम प्राइस क्यों चाहिए। NAV कम होगा तो मेरे को कम पैसा मिलेगा, समझेगी नहीं मियाँ। तो देखो 1:30 बजे का टाइम, 3 बजे का टाइम, और सेम अदर फंड्स के इसमें सब्सक्रिप्शन रिडेम्पशन 3 बजे, सिंपल। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। अगर मैं खरीद रहा हूँ या बेच रहा हूँ उसके केस में मुझे NAV कितना मिलेगा ये डिटरमाइन करना है। तो बेचते वक्त ज़्यादा NAV, खरीदते वक्त कम NAV अगर मिले तो अच्छी बात है। तो इंश्योर करना, आप कभी भी खरीदते हो म्यूचुअल फंड तो आपका, अगर आपको लग रहा है आज का NAV कम है तो 3 बजे के पहले ट्रांजैक्शन कर लो, वरना 3 बजे के बाद में नेक्स्ट डे का NAV लगेगा, समझे। अभी NAV ऐसा नहीं कि मेरे पेमेंट के हिसाब से डिटरमाइन रहेगा। अरे MF के पास जो पैसा जाता है ना उसके ऊपर होता है भाई साहब, सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन ऑफ फंड्स टू म्यूचुअल फंड। मैंने पेमेंट कर दिया बट उसके बीच में जो इंटरमीडिएरीज है, मान लो मैंने ना 2:55 पे पेमेंट किया था बट मेरी बैंक से पेमेंट डिले हुआ और म्यूचुअल फंड को 3:05 पे चला गया, तो मुझे कौन सा NAV मिलेगा। नहीं, मैंने तो पेमेंट जल्दी किया तो मुझे सेम डे NAV नहीं। म्यूचुअल फंड को पैसा कब मिला आपका उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बात याद रखना छोटी सी। इन्होंने और बोला है इधर, अगर आप ये टेबल में देखोगे ना तो सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग स्विच इन, तो स्विच क्या होता है, देखो स्विच मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। लार्ज कैप और हम करते हैं लार्ज कैप फंड और मिड कैप फंड। ओके, ये 2 फंड्स है ABC म्यूचुअल फंड्स के। ABC म्यूचुअल फंड के ये 2 फंड है। अब स्विच क्या होता है, मेरे पास जैसा STP है ना, काइंड ऑफ बट नॉट एग्जैक्टली। देखो मेरे पास 1000 रुपये ये स्कीम में पड़े हुए हैं, मुझे ना ऐसे लग रहा है कि ये स्कीम में ना मेरे को ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, मेरे को मिड कैप में ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, या फिर सेफ्टी इश्यूज कुछ भी आप वो सोच के हिसाब से चेंज करना है। तो मुझे ये स्कीम से ये स्कीम में जाना है, मेरा पैसा यहाँ से उठा के वहाँ पे डालना है, मैं रिडीम नहीं कर रहा हूँ, मैं पैसा निकाल नहीं रहा हूँ, ये स्कीम से उठा के बस वो स्कीम में डालना है। तो मैं यहाँ से उठा के 1000 रुपये यहाँ पे डाल दूंगा, उसको मैं बोलूँगा स्विच। तो इसमें स्विच इन क्या होता है, देखो जो स्कीम होती है स्विच आउट, ये स्कीम है स्विच आउट, जिस स्कीम से पैसा जा रहा है वो होती है स्विच आउट स्कीम, और जिस स्कीम में पैसा आ रहा है, मिड कैप फंड में पैसा आ रहा है, तो वो है स्विच इन स्कीम। बस, तो यहाँ पे वो लॉजिक लगा लो और आप समझ गए। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट भी डाला है, वही सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके होंगे, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेंस रेशो, ये वाला टॉपिक हम थोड़ा सा समझते हैं। देखो इसको आप जब तक प्रैक्टिकली जाके देखोगे नहीं आपको समझेगा नहीं। तो जितने टॉपिक्स मैंने अब तक कवर किए हैं, जैसे कि सबसे पहले ये जो मेरा लमसम और SIP वाला पॉइंट था, SIP SW STP, मैंने जो आपको पहले लेक्चर में जो सिड साई किम ये सब बताया कहाँ कहाँ मिलता है, उसमें जाके थोड़ा बहुत देख लो तो आपको समझेगा। नहीं देखा तो भी ठीक है, आप जो भी ऐप यूज़ करते हो टू लुक एट शेयर्स वगैरह, उसमें जाके देखो। अगर मुझे इन्वेस्ट करना है पैसा तो लमसम का एक ऑप्शन आता है, SIP का ऑप्शन आता है, SIP कैलकुलेटर मिलता है कि मैं आज इतना पैसा डालूंगा, अगर मैंने इतना पैसा डाला होता तो मुझे आज कितना रिटर्न मिलता, बेसिस इसके पास्ट रिटर्न है, सब मिलता है। आप जाओगे तो पता चलेगा NAV कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है। आज NAV देखो और कल एक NAV देखो, आपको दिखेगा फ्लक्चुएट हो चुका है। आज सेम डे, आज मैं अभी देख रहा हूँ, आधे घंटे बाद देखूंगा कोई चेंज नहीं होगा, बट मैं आज देखूंगा और कल देखूंगा तो प्राइस चेंज होगा। ये आपको जाके देखना पड़ेगा
फिर ये कट ऑफ टाइमिंग एक्चुअली होता है कि नहीं, आप खुद से ट्राई करोगे और आपको दिखेगा तो आपको पता चलेगा। स्विच आपको ऐप में ही ऑप्शन मिलता है स्विच का, तो ये सब चीज़ें आप करोगे तो आपके मेंटल स्टेट में घुसेगा कि अरे ये ट्रांजैक्शन तो बहुत सिंपल है। आप ऐसा याद करोगे तो नहीं होगा। एक्सपेंस रेशो की तरफ हम बढ़ते हैं। एक्सपेंस रेशो क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है, मैं किसी का पैसा लेके इन्वेस्ट करके उसको रिटर्न कमा के दे रहा हूँ, मतलब उसने 1000 रुपये दिए और देर इज़ अ चांस मैं 1000 के उसको 1100 रुपये करके दे रहा हूँ। अरे भाई मैं तेरा नौकर थोड़ी हूँ, मैं तो तुमको सर्विस दे रहा हूँ, मेरी प्रोफेशनल सर्विस में तुमको दे रहा हूँ। मैंने फंड मैनेजर अपॉइंट करके रखे, ये अपॉइंट करके रखा, इतने सारे लोग हैं जिसको मुझे पैसा देना पड़ता है मेरा धंधा चलाने के लिए, तेरा काम मैं फ्री में क्यों करूँ? तो एक्सपेंस रेशो इज़ जो तेरे से पैसा मैं लूँगा और तेरे को रिटर्न दूंगा, तो इसके बीच में मेरा भी तो कुछ कमाई है, उसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशो। ओके, क्या क्या होता है एक्सपेंस रेशो में? जैसे कि फ़ी टू ट्रस्टी, आरटीए, कस्टोडियन, ऑडिटर, अलग अलग लोग हैं उनकी फ़ीस होती है। एएमसी के एक्सपेंसेस जैसे मैनेजमेंट फ़ीस मिलती है। कमीशन, अगर आप रेगुलर प्लान से आते हो, जैसा मैंने अपने को पिछले लेक्चर में बताया था, रेगुलर प्लान, डायरेक्ट प्लान, अगर आप रेगुलर प्लान में हो तो ये कमीशन पेड टू डिस्ट्रीब्यूटर आपके एक्सपेंस रेशो का पार्ट होता है। अगर आप डायरेक्ट प्लान से आते हो तो ये पार्ट उसका नहीं होता है। फिर अदर सेलिंग एक्सपेंस लाइक एडवर्टीजमेंट वगैरह का एक्सपेंस, इन्वेस्टर कम्युनिकेशन, ये सब, अकाउंट स्टेटमेंट इशू करना, डिविडेंड चेक इशू करना, ये सब खर्चा, अगर आपका वो टाइप का इन्वेस्टमेंट है तो ये खर्चा आएंगे, ये फीस। सिंपल। ये क्या बोलना चाहता है? एक्सपेंस रेशो इज द कॉस्ट ऑफ रनिंग एंड मैनेजिंग अ म्यूचुअल फंड विच इज चार्ज टू स्कीम। बस सिंपल। आप ये सब पढ़ लेना। हाउ टू कैलकुलेट एनएवी ये हमने पढ़ लिया है। एक्सपेंस रेशो अभी ये बताएगा, ये क्या बता रहा है एग्जाम्पल हमारा, एनएवी कैलकुलेशन बता रहा है। आप एक बार एग्जाम्पल पढ़ लेना, किसी को कोई भी दिक्कत हो, आपको चाहिए कि मैं कोई एग्जाम्पल आपको सिखाऊं कैसे कैलकुलेट करते हैं, जस्ट कमेंट डाउन, आई विल मेक अ वीडियो। ओके। होल्डिंग पीरियड रिटर्न। अभी होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या होता है? आते हैं इधर, मैं जाऊंगा नीचे, नीचे थोड़ा सा स्पेस करूंगा यहाँ पे। ओके, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। देखो तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या होगा? देखो अगर मैं बोलूँगा कि लेट सपोज मैं 25 साल के लिए, अपना वो एग्जाम्पल याद है, चलो मैं एक्सेल में ही बता देता हूँ, मैंने लिखा ही है तो। ओके, ये जो हम देख रहे हैं, ये अगर हमने जो भी कैलकुलेशन का लिया था 8% इंटरेस्ट 25 साल SIP इतना ही है। अगर मैं बोलूँगा मुझे रिटर्न कैलकुलेट करना है, सिंपल रिटर्न, तो मैं बोलूँगा मेरे 3 लाख पे ना मुझे 8% चाहिए, तो 3 लाख पे 8% इज 24,000। दैट मीन्स आपका 25 साल के बाद अमाउंट अगर 8 साल के 8% के रेट पे हम देखेंगे 3,24,000 ही बन रहा है, बस सिंपल रिटर्न। सर 3 लाख पे 24,000 अच्छा है ना? अरे भाई 25 साल तक तुम पैसा डालोगे, सिर्फ 24,000 इन्वेस्ट करोगे, मिलेगा आपको, तो क्या फ़ायदा? दिस इज़ अभी आप ये देखो फ्यूचर वैल्यू, आपका जो पैसा है हर साल 8% जो आपने इन्वेस्ट किया, हर साल आपको उसका क्या मिल रहा है? 8% हर साल उस वैल्यू पे आपका ऐड होता जा रहा है। हर साल 8% आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू पे ऐड होता जा रहा है। जैसे कि अगर मैं इस साल मैंने कितना 12,000 रुपये इन्वेस्ट किया है, तो 12,000 का 8%, फिर अगले साल मेरा 24,000 इन्वेस्ट हो जाएगा, 12 + 12 24,000, अब 24,000 का 8%, ऐसा हर साल आपका अमाउंट बढ़ता जा रहा है। उसको हम बोलेंगे होल्डिंग पीरियड रिटर्न। मैंने 25 साल तक जो होल्ड करके रखा है उसका मुझे जो रिटर्न मिल रहा है, मेरे उस यूनिट्स का रिटर्न, वो है ये 9,57,000 का जो अमाउंट है। अभी हम इसके ICICI के थोड़े डेफिनेशन के हिसाब से समझते हैं, बट आई थिंक आपको ये समझ गया होगा कि होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या है और सिंपल रिटर्न क्या है। देखो, टोटल रिटर्न रिसीव फ्रॉम होल्डिंग एन एसेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्या? टोटल रिटर्न मुझे मिल रहा है ऑफ एन एसेट बिकॉज आई एम होल्डिंग इट फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि इतना जस्ट कैलकुलेट, टोटल रिटर्न कैलकुलेट नहीं करना है, इट इज़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका एक फॉर्मूला इन्होंने दिया है, क्या बोला है? इनकम, मुझे क्या इनकम मिल रही है, प्लस
एंड पीरियड वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100 डिवाइड बाई ओरिजिनल वैल्यू। क्या बोल रहे हो, एग्जाम्पल समझते हैं। HPR कैलकुलेट करो ऑफ यूनिट होल्डर हु बॉट अ यूनिट ऑफ 17 रुपये। देखो उसको 17.60 रुपये का यूनिट मिला है, मतलब NAV है, NAV इतना है, एंड रिसीव्ड अ डिविडेंड ऑफ टू रुपीज़। देखो डिविडेंड नहीं होता है अभी म्यूचुअल फंड में, डिविडेंड नाम की चीज़ ही नहीं होती, उसका IDCW मिलते हैं। इनकम एंड वो एक लंबा सा टर्म है, आप देख लेना। IDCW मिलता है अभी। देखो दिक्कत क्या है, डिविडेंड क्या होता है, आपकी जो भी इन्वेस्टेड वैल्यू उस पर एडिशनली कुछ पैसा मिलना, वो होता है डिविडेंड। आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू पे रिटर्न आया है, उसमें से ही थोड़ा पैसा निकाल के आपको दे रहे, तो उसको डिविडेंड नहीं बोल सकते, इसीलिए IDCW इन्होंने इस टर्म को बोला है। सेबी ने नाम चेंज किया है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सेबी बोल रहा है इसको डिविडेंड मत बोलो आपका, लेकिन ICSI इज क्या बोलूँ मैं, बोल रहा है आपको IDCW मिला है 2 रुपये का ड्यूरिंग दैट पीरियड। फेस वैल्यू ऑफ यूनिट इज़ 10 रुपये, मतलब जब एक्चुअल प्राइस है एट टाइम ऑफ परचेज वो है 10 रुपये, सॉरी करंट यूनिट प्राइस यानी करंट NAV इज़ 19 रुपये। जब मैं ख़रीदा था वो 17 रुपये का था, आज वो 19 रुपये का। ये जो प्राइस है किसी काम की नहीं है। फेस वैल्यू पे कुछ कैलकुलेट नहीं होता, मार्केट प्राइस पे होता है। तो क्या बोला है सुनो, इनकम मतलब मेरा जो डिविडेंड है। देखो हर बार ऐसा नहीं होगा कि इनकम होगी, शायद मेरा ग्रोथ प्लान है, मुझे उस पर डिविडेंड मतलब IDCW नहीं मिलता है, ओके, ज़ीरो भी हो सकता है। तो क्या बोल रहा है, मेरा 19.875 में से मैं माइनस करूँगा 17.60, मेरा आज की NAV का प्राइस मैं माइनस करूँगा जब मैंने ख़रीदा था तब, उसको डिवाइड बाय मैं NAV एट परचेस यानी 17.60 करूँगा। इसमें उन्होंने बोला है डिविडेंड ऐड करो 2 प्लस, ओके, इसको आप कैलकुलेट करके इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, आपका आंसर आएगा 24.29। सर भाई एक बार एक्सेल में करके दिखाओ ना। ठीक है भाई मैं करके दिखाता हूँ। हमारा NAV एट परचेज है कितना 17.60, फिर NAV करंट प्राइस 19 पॉइंट कितना है वो 875, फिर हमारा IDCW इज़ 2, और कुछ चाहिए नहीं चाहिए हमको। अभी हमको ये बोल रहा है HPR होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैलकुलेट कैसे करना है, हमको क्या करना है IDCW, मैं इसको ना ब्रैकेट में ले लेता हूँ सबसे पहले, IDCW इसको नहीं, इसको IDCW प्लस मेरा करंट NAV प्राइस माइनस मेरा NAV एट परचेज, ओके, इसको मैं डिवाइड करूँगा, किससे करूँगा डिवाइड में, NAV एट परचेज से, तो मेरा रिटर्न आएगा। और मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगा, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, मेरे से कुछ गलती हो गई है, इन्होंने भी कुछ अलग ही फॉर्मूला सही से लगाया नहीं है, तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो क्या हमने ये किया है, डिविडेंड को ऐड किया और उसमें से करंट NAV माइनस NAV एट परचेज डिवाइड बाय NAV एट परचेज इनटू 100, तो हमारा आंसर आ गया 24.28%, जो कि ICSI का जो है वो 28 का उन्होंने राउंड ऑफ कर लिया 29, समझे, कैलकुलेशन हमारा आ रहा है। अब देखो ये वाला टॉपिक है क्या, इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ म्यूचुअल फंड। आई विल सजेस्ट कि आप खुद से पढ़ो, बट इसमें जो मैंने येलो हाईलाइट किया वो पढ़ लेते हैं। आप सिर्फ स्कीम्स के रिटर्न्स मत देखो, स्कीम कितना रिटर्न दे रही है, क्योंकि आपको देखना है स्कीम का बेंचमार्क कितना दे रहा है। अगर बेंचमार्क का रिटर्न 10% है, स्कीम का रिटर्न 11%, ओ माय गॉड, स्कीम इज परफॉर्मिंग वेरी गुड, बट
स्कीम ऑफ कॉम्पिटिटर, दूसरे फंड की स्कीम ए, उसका 12% रिटर्न है। ओ, तो मतलब ये स्कीम मार्केट के कंपैरिजन में अच्छा नहीं कर रही है। बट लेट्स से ये भी 11%, ये इसका एंगल हटा दो, अभी ये कर रहा है 9%, तो मार्केट से अंडर परफॉर्म कर रहा है। अंडर परफॉर्मेंस इन अ फॉलिंग मार्केट, ये भी हो सकता है। आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। कितना, सिर्फ एक रिटर्न परसेंटेज नहीं देखना है कितना आता है, उसका CAGR एक साल में नहीं देखना है, सिर्फ 1 ईयर नहीं देखना है, इसका 3 ईयर देखो, इसका 5 ईयर देखो, इसका इंसेप्शन से रिटर्न देखो। क्या ये मार्केट में बाकियों के साथ में अच्छा कर रहा है? एक साल में इसने भले ही 30% दिया, अरे 3 साल में नेगेटिव में है, ये भी तो हो सकता है। आपको स्कीम के रिटर्न एज बेंचमार्क के साथ कंपेयर करना है। ये बेंचमार्क के साथ में अभी ये तो इतना दिख रहा है, बट बेंचमार्क का ना 3 ईयर रिटर्न इज 25% और आपकी स्कीम का ओनली 20%। अरे बेंचमार्क तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ओके, आई एम सॉरी। फिर कैटेगरी एवरेज रिटर्न देखो, यानी इंडस्ट्री कंपैरिजन, बाकी लोग सेम स्कीम में कितना दे रहे हैं। टू लिटिल और टू मच डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड ही नहीं है, या फिर आपका पोर्टफोलियो एक ही जगह पे बहुत इन्वेस्ट करता है, तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत कम डाइवर्सिफिकेशन है तो फिर उसका प्रॉब्लम ये होगा कि उसमें रिस्क बहुत है। अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है तो आपके रिटर्न कम आएंगे, ट्रैक करना मुश्किल होगा। ओके, ये सब तो प्रॉब्लम है। एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड पे बढ़ते हैं। क्या क्या एडवांटेजेस है ऑफ अ म्यूचुअल फंड? आपका पैसा प्रोफेशनली मैनेज किया जाता है। प्रोफेशनली मैनेज करना क्या होता है सर? प्रोफेशनली मैनेज करना एज इन, आपका जो पैसा कोई इन्वेस्ट कर रहा है सिक्योरिटीज़ में, वो कौन सा बंदा है जो टॉस करके सिलेक्ट करता है, अरे मेरे को टिप मिली है मैं टिप के हिसाब से इन्वेस्ट करूँगा? नहीं, इन्वेस्टमेंट की टीम बैठी हुई है जो अपना पूरा दिमाग लगाती है, मार्केट की रिसर्च करती है कि ये स्टॉक बढ़ेगा, ये कम होगा, ये फ्यूचर के लिए अच्छा है, ये लॉन्ग टर्म देगा। ऐसा दिमाग लगाने वाले लोग हैं, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, इसीलिए यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। आपका पैसा डाइवर्सिफाई करके देता है। जब मैं 1000 रुपये शेयर मार्केट में डालूंगा, 2-3 स्टॉक में डालूंगा एट बेस्ट, बट जब म्यूचुअल फंड में डालूंगा, एक बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज़ है, बहुत सारे शेयर्स म्यूचुअल फंड ने खरीद के रखे हैं, वो मुझे उसके बदले में यूनिट्स दे रहा है मेरे 1000 रुपये लेके, और वो अलग अलग जगह पे पैसा डाल रहा है। इसकी वजह से रिड्यूस होता है अपना रिस्क, समझे? फिर कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपको बैड डिलीवरी, डिलेड पेमेंट, अननेसेसरी फॉलोअप नहीं करना पड़ेगा ब्रोकर से। ये सब ना टर्मिनोलॉजी इन्होंने गंदे तरीके से डाल दी है बिना एग्जाम्पल के। बैड डिलीवरी, डिलेड पेमेंट्स, ये सब जब आप ना ब्रोकर के थ्रू ये शेयर्स वगैरह में डील करते हो ना, तब ये सब प्रॉब्लम्स होता है कि आपको मतलब शेयर जितने चाहिए थे उतने मिले नहीं है, सामने वाला मतलब आपको, आपने शेयर्स बेचे बट आपको पेमेंट टाइम पे नहीं मिल रहा है, आपको बहुत सारा, अरे ब्रोकर भाई मैंने तेरे को बोला था मेरे को इतने इतने शेयर्स चाहिए, कब देगा, फॉलोअप करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें होती है। तो ये आपको खुद से नहीं करना पड़ेगा, ये जो भी चीज़ें होगी वो म्यूचुअल फंड करेगा। यू डोंट डू द पेपर वर्क, म्यूचुअल फंड विल डू। रिटर्न पोटेंशियल म्यूचुअल फंड में अच्छा है, शेयर्स में बहुत रिस्क है म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में। देखो म्यूचुअल फंड में भी है, इट इज़ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, बट क्या म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स के साथ में रिस्क कम है। शेयर्स में एकदम आपका ना पैसा लाइक 70-80% भी बढ़ सकता है, म्यूचुअल फंड में कम मिलेगा बट सेफ रहेगा, बट रिटर्न्स मिलेगा ओवर अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म। स्मॉल में शायद ना मिले, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में देयर इज़ अ गुड चांस कि आपके पैसे पे आपको रिटर्न मिलेगा। आपका लो कॉस्ट है, आपको ज़्यादा, मतलब ये जो बोल रहे हैं ना कि ये पैसा लेता है म्यूचुअल फंड, एक्सपेंस रेशियो वगैरह थोड़ा बहुत ही लेता है, बट आप शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे ना, आप ब्रोकरेज दोगे, ये अदर फीस, जब आप एक बार बस इन्वेस्ट करो और आपका ना चेक करो, आपका ना जब आप पैसा निकालते हो तो कितना आपका पैसा कट रहा है, तो आपको पता चलेगा कि शेयर्स में भी पैसे डायरेक्टली पूरे नहीं जाते, आपका कटता है पैसा। लिक्विडिटी, आपका पैसा जब चाहे तब आप निकाल सकते हो, जैसा शेयर्स में होता है काइंड ऑफ वैसा ही, आपको कभी भी नीड है आप पैसा निकाल सकते हो। बट याद रखना, म्यूचुअल फंड में जब भी आप पैसा निकालते हो तो 2 to 3 वर्किंग डेज आपको लगते हैं पैसा आने में। एकदम मैं सेम डे में पैसा निकालने की बात करूँ तो नहीं निकलता है। ओके, ट्रांसपेरेंसी, आपको ना, आपको जैसा मैंने बताया सिडकी में एक वेबसाइट पे आप चले गए ना, आपको सारी चीज़ें मिलेगी कि उसका स्कीम परफॉर्मेंस वगैरह डिटेल सब है। ट्रांसपेरेंसी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन म्यूचुअल फंड की कतई जहर तरीके से दिखती है। अलग अलग रिस्क म्यूचुअल फंड पे इन्वॉल्व होता है। अब ये जो येलो वाला पार्ट है, आई विल सजेस्ट यू रीड,
मैं आपको ऊपर ऊपर से समझा देता हूँ कि क्या होता है। ऊपर ऊपर से मतलब एक्सप्लेनेशन इन अ सिंपल टर्म्स। वॉलेटिलिटी रिस्क, जब आप इक्विटी में पैसा डालते हो तो पैसा एक शेयर्स का पैसा ऊपर नीचे जाएगा, तो आपकी इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड भी ऊपर नीचे होगी। वॉलेटिलिटी कम ज़्यादा होना, इसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी। आपका पैसा सिर्फ बढ़ेगा नहीं, आपका पैसा घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा, ऐसा शॉर्ट पीरियड में होगा, और लॉन्ग टर्म में आपको ग्रोथ दिखेगी। बट शॉर्ट टर्म में ऐसा 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 चार्ट दिखता है ना आपको शेयर मार्केट में, वैसा म्यूचुअल फंड में भी दिख सकता है। क्रेडिट रिस्क, अगर आप डेट फंड में इन्वेस्ट करते हो तो क्रेडिट रिस्क हो सकता है कि मतलब उसने, देखो डेट फंड में अगर मैं एज अ नॉर्मल पर्सन इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मान लो मैंने जो सिक्योरिटी लेके रखी उसके अगेंस्ट कंपनी ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, मेरे को दिया ही नहीं, तो वही म्यूचुअल फंड ने जिस कंपनी की डेट सिक्योरिटीज़ खरीद के रखी उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो आपका तो पैसा अटक जाएगा ना। फिर लिक्विडिटी रिस्क भी होता है। देखो हर केस में नहीं होगा, लिक्विडिटी ऊपर बोल रहे हो सर आप इसमें लिक्विडिटी है अच्छी, अब नीचे बोल रहे हो उसमें लिक्विडिटी रिस्क है। अरे सुनो, कुछ म्यूचुअल फंड जैसे कि ELSS, उसमें क्या होता है ना, 3 साल का लॉक इन होता है। 3 साल तक आप जो पैसा डाल रहे हो निकाल नहीं सकते, 3 साल के बाद ही पैसा निकाल सकते हो। ओके सर, मतलब बाकी म्यूचुअल फंड में निकाल सकते हैं कभी भी? हाँ, ELSS है, रिटायरमेंट फंड है, चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड है, ऐसे में आप पैसा इमीडिएटली नहीं निकाल सकते, लॉक इन आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क, देखो आप ना म्यूचुअल फंड को पैसा दे रहे हो तो वो डाइवर्सिफाई कर रहा है, बट आप बोल रहे हो म्यूचुअल फंड, तुम ऐसा म्यूचुअल फंड चूज कर रहे हो जो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इन्वेस्ट करता है, तो आप तो रिस्क में ही हो ना। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डूब गया तो आपका इन्वेस्टमेंट तो डूबेगा ना, म्यूचुअल फंड कैसे बचाएगा? तो जब आप आपका पूरा पैसा एक सिंगल स्कीम या सिंगल इन्वेस्टमेंट सेक्टर में डालते हो तो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क हो जाता है। एक ही जगह पे सारा पैसा है तो मार्केट गिरा तो पैसा गिरा। इन्फ्लेशन रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क मतलब इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई, तो आपकी परचेजिंग पावर कम होना, इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन रिस्क। तो आप जो रिटर्न म्यूचुअल फंड से कमा रहे हो, मतलब मान लो अगर मैं FD करता हूँ तो उसमें मुझे 8% अगर मिल रहा है, और म्यूचुअल फंड अगर मुझे 3 साल में सिर्फ 4% दे रहा है, अरे भाई साहब मैं म्यूचुअल फंड में पैसा ही क्यों डालूँ, मेरा इतना कम रिटर्न आ रहा है। मेरे मान लो इन्फ्लेशन रेट 7% है, लेट्स से इन्फ्लेशन रेट 7%, मेरा इन्फ्लेशन ही बीट नहीं हो रहा है, दैट इज इन्फ्लेशन रिस्क। इन्फ्लेशन 7% है, मेरा रिटर्न उससे कम है, इन्फ्लेशन रिस्क। और म्यूचुअल फंड में ऑल्सो फेस फॉलोइंग रिस्क लीडिंग टू नॉन सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, जैसे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई करेगा या फिर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रखेगा, सेफ खेलेगा, थोड़ा रिस्क नहीं लेगा तो मेरा रिटर्न कम होगा। गवर्नमेंट इश्यूज हो सकते हैं कि गवर्नमेंट ने बोला है कि ये म्यूचुअल फंड हाउस है ना, इसके अंदर हमको कुछ गड़बड़ दिख रही है तो केस चलेगा, केस की वजह से आपका रिटर्न धड़ाम से गिर जाएगा। फंड मैनेजर्स ने अगर रिटर्न अच्छे नहीं दिए तो उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, ऐसे कोई कोई इश्यूज होते हैं इसके साथ में। चलो वी आर पास्ट द 30 मिनट्स मार्क। इसके अंदर अगर हम जाएंगे और तो अब आएगा रेगुलेटरी पार्ट, सभी म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस 1996। इसके अंदर ना कुछ कुछ डेफिनेशंस दे के रखी है जो कि आप एक बार पढ़ लेना, मैं भी आपके साथ पढ़ता हूँ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। देखो मैं बताता हूँ, मैं आपको कौन सी पढ़वा देता हूँ, आप कौन सी पढ़ना, ये मैं बता देता हूँ, ये पढ़ लो, 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 ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन ही किया है, ये मैं बता देता हूँ, ये मैं बता देता हूँ, ये तो मैंने आपको बता दिया है, ये भी आपको बता दिया है, ये एक मैं बता देता हूँ। ओके चलो मेरे साथ, म्यूचुअल फंड एज पर म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस क्या है, इन्होंने लिखा है ना 1996 का रेगुलेशन, तो क्या है? फंड एस्टेब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट, क्या है अपना? ट्रस्ट है, मैंने बताया था आपको, ये ट्रस्ट है। म्यूचुअल फंड क्या है? ट्रस्ट है। टू रेज मनीज थ्रू द सेल ऑफ यूनिट्स टू पब्लिक और सेक्शन ऑफ पब्लिक, ये भी हमने बात किया था कि पैसा रेज करने के लिए एक ट्रस्ट बना है। अंडर वन और मोर ऑफ स्कीम्स फॉर इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटी, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, गोल्ड, ये सब अलग अलग टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ है जिसमें उसको इन्वेस्ट करना है, ये पब्लिक से पैसा ले रहा है, इसलिए इसने एक ट्रस्ट बनाया है, दैट इज म्यूचुअल फंड। ओके, हाउएवर इसने डेफिनेशन में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा डाली है। इंफ्रा डेट स्कीम में रेज मनी थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ यूनिट्स, देखो म्यूचुअल फंड पब्लिक प्लेसमेंट पे होता है, ये बोल रहा है ये प्राइवेट प्लेसमेंट पे कर सकता है, इंफ्रा डेट स्कीम।
Further, mutual fund scheme investing in exchange traded commodity derivatives may hold the underlying goods in case of physical settlement of such contracts. ये आपको समझने के लिए भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आप इग्नोर कर सकते हो. किसी को नॉलेज पर्पज़ के लिए समझना है, जस्ट कमेंट मी, आई विल एक्सप्लेन इट इन द कमेंट्स. बट अभी इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्सप्लेन. तो ये तो आपको समझ गया होगा, जो हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी थी वही है, और उसके अंदर एक उन्होंने एक्स्ट्रा पार्ट डाला है विच इज़ practically important, not from exam point of view. Oh my god, my battery is running low, just give me a second. Okay, we're back. Market abuse क्या है? Market abuse includes manipulative, fraudulent, unfair trade practices which may contravene this section of act कौन सा? म्यूचुअल फंड रेगुलेशन, या फिर ये PF UTP रेगुलेशन, ये आपने सिक्योरिटीज़ लॉ में पढ़ाई है, और सेबी का PIT रेगुलेशन. अगर आपकी कोई भी मार्केट प्रैक्टिसेस है जो कि मैनिपुलेटिव, फ्रॉडुलेंट या अनफेयर है, जो कि ये 3 लॉज के सेक्शन को कॉन्ट्राविन कर रहा है. 3 लॉज कौन सा? सेक्शन 12A मतलब ऑफ म्यूचुअल फंड एक्ट, म्यूचुअल फंड रेगुलेशन, सॉरी मैं कॉन्ट्राविन सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट. आई थिंक ये लोगों ने ना एक्ट की डेफिनेशन नहीं दी है, तो एक्ट का यहाँ पे मतलब है, सॉरी, सेबी एक्ट. एक्ट की डेफिनेशन में बताएगा वो, इधर थोड़ी बताएगा. तो एक्ट मतलब सेबी एक्ट या सेबी के रेगुलेशन, जैसे PF UTP रेगुलेशन या इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन. ओके. मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है? जैसे कि इंक्लूड्स कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़. देखो ये सब ना गवर्नमेंट टाइप सिक्योरिटीज़ है, ये सेफ सिक्योरिटीज़ है जिसका मैच्योरिटी इज़ अप टू 1 ईयर. जिसका मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर है, दैट इज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट. सिंपल. कॉल और नोटिस मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, यूजेंस बिल, अदर इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफाइड बाय RBI बताएगा, उसको हम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे. सिंपल भाषा में आपको समझना है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इज ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसकी मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर है, जैसे कि CP, CB, TB, GS. ओके. और ऑफर डॉक्यूमेंट मतलब सिड साइकिम, ये ऑफर डॉक्यूमेंट है, बट डेफिनेशन के हिसाब से मेरे दोस्त, it means any document by which mutual fund invites public for subscription of units. जैसा IPO का होता है ना ऑफर डॉक्यूमेंट, प्रोस्पेक्टस, वैसा म्यूचुअल फंड का सिड. अभी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज दिए हैं, नॉर्म्स फॉर शेयर होल्डिंग, ये कुछ प्रोविजन है, टर्म्स ऑफ कंडीशंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, डिस्क्वालिफिकेशन है, AMC का अपॉइंटमेंट है, कस्टोडियन का अपॉइंटमेंट है, एक स्कीम लॉन्च कैसे होती है उसका प्रोसीजर है, जिसमें आपको कुछ गलतियां तो मिलेंगी ही कि अरे सर बता रहे, अरे ये तो ऐसा होता नहीं है, ये भी मिलेगा. कोड ऑफ कंडक्ट है, एडवर्टीजमेंट कोड है, इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शन है, इसमें भी गलतियां मिलेगी. अमेंडमेंट आपको दिखेगा कि जो एक्चुअल में है उन्होंने लाया ही नहीं है. प्राइसिंग के कुछ प्रोविज़न है, बहुत चिल्लर है. फिर कुछ ये एक पैराग्राफ है कि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रांजैक्शन, डॉक्यूमेंट सबमिशन, और एक कुछ केस लॉज है जो हम समझेंगे, छोटे मोटे केस लॉज है, नथिंग बिग. ओके. एंड आवर चैप्टर विल एंड. तो अभी के लिए वी विल टेक अ ब्रेक, एंड इन चैप्टर, आई मीन इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जैसे कि पार्ट 3, उसमें वी विल कवर ये रेस्ट ऑफ द टॉपिक, रजिस्ट्रेशन ऑफ म्यूचुअल फंड से लेके जो बचा हुआ है अभी तक. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होगी. कोई भी चीज़ है जिस इस वीडियो में आपको समझ में नहीं आई है, कमेंट डाउन, आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन द कमेंट्स, या फिर अगले वीडियो में लेके जाऊंगा. ऑल्सो अगर आपका NAV का कैलकुलेशन आपको चाहिए तो डू लेट मी नो, तो पार्ट 3 में वो आ जाएगा. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुश रहो और मज़े में रहो मेरे दोस्त.